हाँ देखिए, पिछले आपराधिक विधि के पिछले कक्षा में आपको हम परिभाषा खंड में आपको सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 20 तक, धारा 6 से लेकर धारा 20 तक का जो परिभाषा खंड है उसकी चर्चा हमने आपको किया है। जैसे उसमें आपको हम बताए थे पर्सन क्या, व्यक्ति क्या है, भारत क्या है, इसके बाद आपको हम बताए थे सरकार क्या है, न्यायालय क्या है, न्यायाधीश क्या है। इन सारी चीज़ों की चर्चा आपको मैंने कर दिया है। आज हम अब सेक्शन 21 से शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 का सेक्शन 21 लोक सेवक की बात करता है, पब्लिक सर्वेंट की बात करता है। पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक की बात करता है। लोक सेवक, लोक सेवक से क्या तात्पर्य है? लोक सेवक कौन है? लोक सेवक से तात्पर्य है जो लोक सेवक से तात्पर्य है वह व्यक्ति लोक सेवक होगा जो भारत सरकार जो सरकार के अधीन, जो सरकार के अधीन, चाहे भारत सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, सरकार के अधीन नियुक्त किए गए हैं। कोई सरकारी पारिश्रमिक पाते हैं, सरकार से वेतन पाते हैं, अथवा वेतन यदि नहीं पाते हैं तो उसके एवज में कोई फीस पाते हैं या उसके एवज में कोई पारिश्रमिक पाते हैं और सरकार के अधीन, व्यवस्था के अधीन कार्य करते हैं, वो क्या हो जाएंगे? लोक सेवक हो जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट हो जाएंगे। पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 21 में बताया गया है। लोक सेवक किसे कहते हैं? लोक सेवक से तात्पर्य होगा वे मतलब समस्त व्यक्ति लोक सेवक होंगे जो भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का आयुक्त ऑफिसर लोक सेवक है। न्यायालय का हर ऑफिसर लोक सेवक है। न्यायालय का हर ऑफिसर लोक सेवक है। कौन कौन? जो जिसके ऊपर कोई प्रापक या रिसीवर नियुक्त किया गया हो, जो ऐसे व्यक्ति हो जो मतलब न्यायालय के ऑफिसर के नाते कर्तव्य का पालन कर रहे हों, न्यायिक कार्य कर रहे हों, या न्यायालय के आदेशों से कोई अन्वेषण कर रहे हो, कोई जांच कर रहे हो, कोई और व्यवस्था का संचालन कर रहे हो, तो सब क्या होंगे? वो सभी लोक सेवक होंगे। या न्यायालय के आदेश से कोई शपथ पत्र तैयार कर रहे हैं, कोई नोटिस शपथ पत्र तैयार कर रहे हैं, ये सब क्या हो जाएंगे? ये लोक सेवक होंगे। और अगला है न्यायालय का न्यायालय का हर व्यक्ति लोक सेवक होगा जो जूरी है या कोई कर निर्धारण संबंधित है या जो भी है, वो क्या होंगे? मतलब न्यायालय के अधीन कार्य कर रहे हैं, न्यायिक कार्य करने वाले हर व्यक्ति लोक सेवक होंगे। जैसे कोई आपको जो है कि आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेटर मतलब मध्यस्थ है। मध्यस्थ क्या होगा? जो सरकार के अधीन, व्यवस्था के अधीन नियुक्त किया गया है और वह क्या करता है? सरकारी व्यवस्था के अधीन किसी विवाद का निस्तारण करने के लिए या किसी बात को जो है कि सुलह समझौते के लिए या किसी के लिए वो क्या किया गया है कि नियुक्त किया गया है। लोक सेवक के नाते उसको जो है नियुक्त किया गया है कि आप फला अमुक जो है अमुक मामले के लिए आप जो है कि आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ काम करेंगे। वो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, इसलिए वो पब्लिक सर्वेंट होगा, लोक सेवक होगा। इसके बाद आपको मिलेगा हर व्यक्ति ऐसा पद धारण करता है या अधिकार धारण करता है जो उसके सरकार के अधीन, कोई भी व्यवस्था के अधीन वो कार्य करता है, लोक सेवक होगा। जैसे इसमें हर ऑफिसर या ऐसा ऑफिसर होना तो वह अपने कर्तव्य का पालन करता है, ग्राम, नगर या जिला या किसी धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति का अधिग्रहण करता है, तो क्या होगा? लोक सेवक होगा। अच्छा, इससे तमाम परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए आप सीधे इतने जान लीजिए, लोक सेवक से तात्पर्य है सरकार की सेवा या वेतन पाता हो, किसी लोक कर्तव्य का पालन करते हो, सरकार से फीस लेते हो या उसके एवज में फीस नहीं मिलती, उससे कमीशन पाते हो, वो सब क्या हो जाएंगे? लोक सेवक। अर्थात सरकारी व्यवस्था के अधीन कोई कार्य करता है, सीधे आप इतना कह लीजिए, सरकार की व्यवस्था के अधीन। सरकार क्या है? एक सिस्टम है, कानून, एक व्यवस्था है। सरकार की व्यवस्था के अधीन, सरकार के अधीन कोई कार्य करते हैं, सरकारी कार्य करते हैं, न्यायिक कार्य करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, वो लोक सेवक हैं। लेकिन एमएलए जो होते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का 2013 में नया जजमेंट आया, एमएलए जो होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जो कहते हैं, विधायक लोक सेवक नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री लोक सेवक है,
मुख्यमंत्री जनता के सेवक हैं। और इसके बाद जितना आप देखेंगे जितने भी लोग हैं सभी पदाधिकारी लोक सेवक हैं, लेकिन एमएलए लोक सेवक नहीं है। एमएलए क्यों लोक सेवक नहीं है? एमएलए जो वेतन मिलता है, आपके दिमाग में है कि एमएलए को वेतन मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन वो जनप्रतिनिधि भत्ता उनको मिलता है। और जो वहाँ कार्य करते हैं, विधानसभा में कार्रवाइयों में कार्य करते हैं, तो उनको विधानसभा कार्रवाइयों के अधीन जो भत्ते मिलते हैं वो मिलते हैं। इसलिए विधायक जो है लोक सेवक नहीं है बल्कि जनप्रतिनिधि है। और बाकी लोग जितने हैं लोक सेवक हैं, मंत्री लोक सेवक हैं, सरकार के अधीन कार्य करते हैं, सरकार काम करते हैं, मुख्यमंत्री लोक सेवक हैं। इस तरह से लोक सेवक की परिभाषा को आप इस तरह से आप जान लीजिए कि नगर निगम का आयुक्त लोक सेवक है, कोई शिक्षक है, वह शिक्षक सरकार के अधीन जो है कि क्या करते हैं, जैसे कि कॉपी का मूल्यांकन करते हैं या तो परीक्षा का संचालन कराते हैं, उस दौरान लोग क्या होंगे? पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक हैं। ठीक ना? तो अब इस तरह से आपको लोक सेवक बताएं। सेक्शन आपको अब ज़्यादा न जान करके आप इतना जानिए। सेक्शन 22 में चल संपत्ति की बात बताइए। नोबेल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति से तात्पर्य क्या होगा? चल संपत्ति कहेंगे जंगम संपत्ति, इसको कहते हैं जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति, जंगम संपत्ति क्या है? जंगम संपत्ति से तात्पर्य होती है, जंगम संपत्ति का अर्थ है, सीधे सीधे आप जान लीजिए कि कौन संपत्ति होगी। संपत्ति दो तरीके की होता है, देखिए, एक मोबाइल प्रॉपर्टी है, इमोबाइल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति आपके यहाँ क्या जानना है? आईपीसी के अंतर्गत, आपराधिक विधि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो भी आपको जानना है, अचल संपत्ति के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? चल संपत्ति के बारे में। अचल संपत्ति के लिए आपको अगर जानना है तो आपको मिलती है प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, संपत्ति अंतरण अधिनियम जो बना है उस कानून के तहत प्रॉपर्टी एक्ट में अचल संपत्ति की बात वहां बताई गई। लेकिन आईपीसी के अंतर्गत क्या है? चल संपत्ति। चल संपत्ति से तात्पर्य है वे संपत्ति जो भू से संबद्ध न हो, भूमि से संबंध न हो, मतलब भूमि से अलग हो। अर्थात ऐसे कह लीजिए, चल संपत्ति, जंगम संपत्ति, मोबाइल प्रॉपर्टी से तात्पर्य हुए प्रॉपर्टी जो भू माने पृथ्वी, भू अथवा भूबद्ध अथवा भूमि से जकड़ी हुई न हो, वे संपत्ति जंगम संपत्ति कही जाएंगी, चल संपत्ति कही जाएंगी जो भू अथवा भूबद्ध अथवा भूमि से जकड़ी हुई न हो। ज्यों ही वे जो है भूमि अथवा भूबद्ध से अलग कर दी जाती हैं तो चल संपत्ति हो जाती है। अचल संपत्ति से वो उनका नाता खत्म हो जाता है। जैसे पेड़ है, वृक्ष खड़ा है, जब तक वो खड़ा है तब तक क्या है? वो अचल संपत्ति है। जो ही वो कट गया, कट के पृथ्वी से अलग हुआ, वो क्या हो गया? चल संपत्ति हो गया। कुर्सी में जैसे सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब चल संपत्ति, चलामान संपत्ति है, गाड़ी, ये सब क्या है? ये सब चल संपत्ति है। और चल संपत्ति से क्या तात्पर्य है? जैसे प्रॉपर्टी है, जमीन है, आदि है, मकान है, सब क्या है? सब अचल संपत्ति है। चल संपत्ति से तात्पर्य है कि मतलब चाहे जैसे आप ले जानवर से ले लीजिए और सब क्या है? ये चलामान है, ये सब क्या है? चल संपत्ति है, अचल संपत्ति नहीं है, चल संपत्ति है, जंगम संपत्ति है। इस तरह से आपको आईपीसी में जंगम संपत्ति जानना है। जंगम संपत्ति, चल संपत्ति की परिभाषा तो आपको 22 मिलेगा। लेकिन जहाँ तक चोरी की बात है कि चोरी जो होती है, थीप, चोरी की परिभाषा जो है, चोरी के लिए बात जो है आईपीसी धारा 378 बताया गया है। 378 में चोरी की बात में यहाँ चल संपत्ति का नाम आता है, यहाँ चल संपत्ति आता है। चल संपत्ति यहाँ लिखा गया चोरी की बात में। इसमें लिखा है 378 में, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को, कौन सी संपत्ति? चल संपत्ति को, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति चल संपत्ति को बेईमानी पुरासे से उस व्यक्ति की सहमति के बिना उस व्यक्ति के कब्जे से हटाएगा तो क्या करेगा? चोरी करेगा। चोरी के लिए आवश्यक तथ्य बताएं 378, वहाँ 5 आवश्यक तथ्य हैं। जो कोई व्यक्ति चल संपत्ति को बेईमानी पुरासे से उसे कब्जे से हटाएगा, चोरी करेगा। अब आपको चल संपत्ति हो गया, इसके बाद आपको बेईमानी को क्या है? बेईमानी चल संपत्ति हो गया। चल संपत्ति के बाद आपको होगा रंगफुल गेन, सदोष लाभ और सदोष हानि। सदोष लाभ और सदोष हानि 23 बताया गया। सदोष लाभ से तात्पर्य क्या होगा? सदोष लाभ से तात्पर्य है कि गलत तरीके से जो अधिकार नहीं है, जो हितबद्ध नहीं है, जो उसको विधिक रूप से वह उस पाने का अधिकारी नहीं था, लेकिन गलत तरीके से किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाना और गलत तरीके से किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाना क्या हो जाएगा?
सदोष लाभ और सदोष हानि, मतलब सदोष लाभ से मतलब गलत तरीके से लाभ पहुंचाना, सदोष हानि मतलब गलत तरीके से हानि पहुंचाना। जो उसका विधिक रूप से हितबद्ध, विधिक रूप से वो अधिकारी नहीं था, लेकिन उसके विपरीत आप क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से लाभ पहुंचा रहे हैं। किसी को गलत तरीके से लाभ पहुंचाना, गलत तरीके से दूसरे को हानि पहुंचाना। अगर लाभ पहुंचाते हैं क्या हो, सदोष अभिलाभ होगा, सदोष अभिलाभ होगा, और अगर हानि पहुंचाते हैं सदोष हानि होगी। इसके बाद आपको हम सेक्शन 24 बताएंगे, डिसऑनेस्टी, बेईमानी। बेईमानी क्या होता है? बेईमानी करना कामन, समाज में कामन शब्द है, बड़ा बेईमान आदमी है, बेईमानी करता है। बेईमानी से तात्पर्य होता है, बेईमान यार एक बड़ा बेईमान आदमी है, कहा जाता है बड़ा बेईमान। व्हाट इज बेईमान? बेईमान क्या है? डिसऑनेस्टी। बेईमान से तात्पर्य है, बेईमानी से तात्पर्य है कि गलत तरीके से किसी व्यक्ति के धन को ले लेना, किसी व्यक्ति के धन को जो विधिक रूप से अधिकारी नहीं है उसको दे देना, ये बेईमानी कहा जाएगा। बेईमानी परिभाषा से 24 बताया गया है, जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है, जो कोई व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है कि वह एक व्यक्ति जो सदोष अभिलाभ प्राप्त करे या अन्य व्यक्ति जो सदोष हानि प्राप्त करे, उस कार्य के लिए बेईमानी कहा जाएगा। यह कहा जाता है बेईमानी क्या मतलब, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचा देना और किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को बेईमान कहेंगे। बेईमान किसे कहेंगे? बेईमान कहेंगे जो किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाता है और किसी को गलत तरीके से हानि पहुंचाता है। सही तरीका नहीं, गलत तरीके से। वह उसका अधिकारी है, लेकिन उस अधिकार को उसको जो क्या करता है, वह उसको कैप्चर करता है गलत आशय से, गलत इंटेंशन दिखाकर, गलत परिस्थितियों अपने को गलत, उस बेईमानी को, जो बेईमानी किया व्यक्ति, उस बेईमानी को तोड़ मरोड़ कर अपने को सही बताने के लिए वो क्या करेगा, अनाप शनाप तरीका अपनाएगा। लेकिन क्या है, विधिक रूप से वह डिसऑनेस्टी है, बेईमानी है। बेईमानी से तात्पर्य है गलत तरीके से हानि पहुंचा रहे हैं, आप गलत तरीके से किसी को लाभ पहुंचा रहे हैं, ये क्या है, बेईमानी है, डिसऑनेस्टी है। इसके बाद अब आपको बताएंगे कपटपूर्ण। कपटपूर्ण क्या है? फ्रॉडली कपटपूर्ण कहते हैं। कपटपूर्ण तात्पर्य है कि आप जो है, सेक्शन 25 बताएगा कपटपूर्ण, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कपटपूर्ण करता है तब कहा जाएगा जब यदि उस बात को कपटपूर्ण आशय से करता है। कपटपूर्ण तरीका, कपटपूर्ण आशय, फ्रॉडलिटी कहते हैं कपटपूर्ण आशय। कपटपूर्ण तरीके से आप, कपटपूर्ण मतलब है आशय से, अपने आशय से गलत तरीके से आप जो है कोई कपटपूर्ण कार्य करते हैं। कपटपूर्ण से तात्पर्य है आपको कपट पढ़ना है, कपट जानना है, तो आप बेहतर आप जो है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 17 में आप कपट की परिभाषा आप सुने होंगे और सुनेंगे। कपट से कपट विस्तार से वहाँ आपको बताया जाएगा। भारतीय दंड संहिता में सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन की तरह से है, व्याख्या के रूप में है, आपको विस्तार से वहाँ मिलेगा। कपटपूर्ण आशय वहाँ मिलेगा, बेईमानी वहाँ मिलेगा, हानेस्टी, डिसऑनेस्टी सब वहाँ देखिए हर जगह आपको मिलेगा। इसके बाद आपको ये कपटपूर्ण हो गया। विश्वास करने का कारण, सेक्शन 26 कहता है विश्वास करने का कारण क्या होगा। किसी बात को हमें विश्वास करने का कारण होगा, विश्वास करने का क्या कारण है, क्यों हम विश्वास करेंगे किसी बात को। विश्वास करने का कारण से तात्पर्य है, विश्वास करने के कारण से तात्पर्य कोई बात विश्वास करने का कारण तब कहा जाएगा जब उसमें कोई पर्याप्त हेतु हो, उसमें इंटेंशन है, मतलब मोटिव उसका हो, उसका पर्याप्त मोटिव हो। हम किसी बात विश्वास करें, जैसे कि विश्वास करने का कारण क्या है, जैसे आप सपोज करिए कि कोई भी बात है कि आप हमारी बात को विश्वास करिए, आप कह दिए कि हमारी बात विश्वास करिए। अब रास्ते में मैं जा रहा था और वहाँ हमारा पैसा, जो हम पैसा लिए थे, वो भीग गया और गिर गया। तो विश्वास करने का हेतु क्या होगा, बारिश हो रही थी कि नहीं हो रही थी। आप कह रहे हैं कि मैं रास्ते जा रहा था, बारिश हो रही थी या बारिश नहीं हो रही थी, उधर से पानी का बौछारा आ रहा था, अब बौछारा में वो कागज जो हमारे जेब में था वो भीग गया। तो विश्वास करने के कारण क्या होगा, हेतु होगा, उसका जो है मोटिव होना चाहिए। क्या, कैसे विश्वास करें कि आप सही कह रहे हैं गलत, इसका अर्थ क्या है। विश्वास करने के कारण, सेक्शन 26 से विश्वास करने के कारण से तात्पर्य होगा कि कब विश्वास करें, जब उसका हेतु हो, उसका मोटिव हो। जैसे हम कह रहे हैं ना कि अभी जो है कि रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी, सारा सामान हमारा भीग गया, तो क्या बारिश हो रही थी कि नहीं हो रही थी, बारिश हो रही थी, ये प्रिजम्पशन है, धारणा है कि हाँ बारिश हो रही थी, संभव है भीग सकता है, ठीक ना।
अब जैसे आपको हम बताएंगे कूटकरण कहते हैं, कूटकरण कहते हैं काउंटरफीट। एक कहते हैं सेक्शन 28 में कूटकरण क्या है? कूटकरण से तात्पर्य है कि आप जो है जो कोई व्यक्ति किसी चीज को दूसरी चीज के सादृश्य इस आशय से करता है कि उस सदृश्य की प्रवचना करे या संभव जानते हुए तद्वारा विश्वास किया जाए कि वह जो है सही है। कूटकरण से क्या तात्पर्य है? कूटकरण से क्या तात्पर्य है? कूटकरण कहते हैं कि काउंटरफीट कूटकरण से तात्पर्य है कि वह दस्तावेज, वह चीज जो ओरिजिनल होता है उसी के रूप में हम फर्जी बना करके पेश कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? कूटकरण है। जैसे मार्कशीट है, मार्कशीट एकदम सेम टू सेम मार्कशीट जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है, उसी मार्कशीट का किसी कंप्यूटर के माध्यम से या किसी माध्यम से चाहे जैसे हो उसको हम उसे बना लेते हैं और पेश कर देते हैं, कहेंगे देखिए ओरिजिनल है। अब अच्छा विश्वास करने वाला व्यक्ति विश्वास कर लिया, हाँ ठीक है, लेकिन ओरिजिनल है नहीं, लेकिन उसी के मेल की है, इसलिए ये माना जाएगा। अच्छा जब जांच हुआ पता चला कि तो फर्जी है, तो क्या है? ये कूटकरण हो गया, समझ गया ना? काउंटरफीट हो गया, कूटकरण हो गया। इसके बाद पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति से क्या तात्पर्य होगा? हमारी प्रॉपर्टी अगर हमारी पत्नी के पास है, लिपिक के पास है या सेवक के पास है कोई प्रॉपर्टी, तब क्या मतलब? प्रॉपर्टी में संपत्ति, यहाँ आप वो पढ़ रहे हैं IPC पढ़ रहे हैं, अपराधी विधि। इसका तात्पर्य है कि आपकी प्रॉपर्टी अगर पत्नी कब्जे में है तो आपकी कब्जा माना जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी अगर आपके नौकर के कब्जे में है तो नौकर का भले कब्जा, लेकिन पोजीशन किसका है? पोजीशन आपका माना जाएगा। पोजीशन क्या माना जाएगा? मालिक का माना जाएगा। मतलब पत्नी के कब्जे में है तब भी पोजीशन पति का है, या मालिक के कब्जे में है कोई प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं उसको, नौकर के सर्वेंट के कब्जे में है या अभिकर्ता उसके कब्जे में है, तो माना जाएगा कि मालिक की ही प्रॉपर्टी है। वहाँ उनको दे दिया है बस क्या करने के लिए, सिर्फ उनको जो है दे दिया है कि रिसीवर को आप उसको देखिए, लेकिन प्रॉपर्टी मेरी है। इसके बाद आपको हम बता रहे हैं दस्तावेज क्या है। दस्तावेज जो है डॉक्यूमेंट से तात्पर्य है कि कोई ऐसा वस्तु है। दस्तावेज शब्द से तात्पर्य है, भारतीय दंड संहिता धारा 39 का दस्तावेज से तात्पर्य है कोई ऐसे बात का द्योतक है जो किसी पदार्थ पर अंकों द्वारा, शब्दों द्वारा, लिखित द्वारा यह एक अधिकार के रूप में, अधिकार के विषय के रूप में, साक्ष्य के रूप में न्यायालय में या किसी न्यायिक कार्यवाही में पेश किया जाए, वो क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट हो जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंट से क्या तात्पर्य? व्हाट इज डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट से तात्पर्य है कि शब्दों द्वारा, अंकों द्वारा, लिखों द्वारा, पदार्थों द्वारा कोई चीज जो पेश किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको जो है, अब इधर आपको हम डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद आपको मूल्यवान प्रतिभूति से तात्पर्य है कि आप ये विश्वास धराते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई चीज इस बात का द्योतक है कि जिसके सृजन के लिए मतलब ये विश्वास किया जाए कि विधिक रूप से कि अमुक चीज ही मूल्यवान है। जैसे आप सपोज करिए कि मतलब चेक है, चेक में सिग्नेचर कर दिया आप, चेक है कंप्लीट है, आप दिखा रहे हैं कि मूल्यवान है, या बरामद दस्तावेज है, मतलब ऐसी चीजें को जो कि आप साबित करते हैं कि मूल्यवान है, इसका वैल्यू है। इसके बाद क्या? विल से तात्पर्य क्या होगा? विल माने इच्छा पत्र। मरने से पहले विल क्या होता है? विल है भारतीय दंड संहिता धारा 21 में। विल से तात्पर्य है, इच्छा से तात्पर्य है, विल से तात्पर्य है कि मरने से पहले कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को किसी स्टैम्प पर, किसी व्यवस्था के अधीन वो लिखता है कि मेरी प्रॉपर्टी मरने के बाद वो पा जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। उसको दस्तावेज, उसको इच्छा पत्र कहते हैं, उसको कहते हैं विल को वसीयत दस्तावेज कहते हैं। वो विल क्या कहेंगे? वसीयत दस्तावेज। इस तरह से अब आपका जो है कि यहाँ खत्म होता है। अगले दिन आपको हम पढ़ाएंगे आपको सेक्शन 34, धारा 34 से आप कल अगले दिन आपको शुरू करेंगे। धारा 34 में है सामान्य आशय करते हुए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किए कार्य के दायित्व, ये कॉमन इंटेंशन की बात करता है। सामान्य आशय, इसमें आपको हम बताएंगे सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य क्या है, कॉमन इंटेंशन क्या है, कॉमन उद्देश्य क्या है। इसमें यह है कि जो कोई व्यक्ति जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए, मतलब कोई आपराधिक कार्य करते हैं तो उस कार्य में हर व्यक्ति उसी प्रकार दायित्व का अधीन होगा, मानो का कार्य उसने अकेला किया। इसे कहते हैं कॉमन इंटेंशन। दैट्स ऑल।